बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की वीडियो स्पेशली दोस्तों के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में भी, और मुझे फ़ेसबुक पे भी मैसेजेस किए थे कि हम अपनी ज़मीन के लिए अपना ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं। तो ट्रैक्टर को आसान किस्तों पे किस तरीके से ख़रीदा जाता है, और जितने भी बैंक हैं वो बैंक तो बेसिकली अपने जो प्रमोशन कर रहे होते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो वो जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो तो बताते हैं कि हम बड़ी आसान किस्तों के ऊपर ट्रैक्टर दे रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और होती है। और जब हम लेने जाते हैं ट्रैक्टर किस्तों पे इंस्टॉलमेंट्स का पूछते हैं और बाकी चार्जेस का पूछते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जितने भी बैंक जो हैं वो जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमें बेसिकली नहीं पता होता कि वो हमें कितने चार्जेस लगेंगे, हमें क्या चीज़ मिल रही है और हमें उसकी कितनी पेमेंट करनी होगी। सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ट्रैक्टर की इंस्टॉलमेंट में वो यही होता है। ट्रैक्टर भी हो या बैंकों से और भी आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो आपको जो सबसे बड़ा इशू होता है वो यही होता है कि आखिर वो कितने चार्जेस बनते होंगे। तो इसीलिए उन दोस्तों की फरमाइश पे सबसे पहले तो मैं आपको सारी उनकी बैंक की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी डिस्कस करूंगा कि बैंक बेसिकली आपसे क्या मांग रहा है और आपको क्या देना चाह रहा है, उसकी डिमांड क्या है और बदले में वो आपको क्या दे रहा है, ये भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि मैंने जो बैंक से इन्फॉर्मेशन ली है, बैंक में जाकर उनसे जो इन्फॉर्मेशन ली है कि आपकी क्या शराइत हैं, आप किस तरीके से ट्रैक्टर देते हैं और कितनी किस्त बननी चाहिए जो आप लोग पे करेंगे, वो मैंने एग्जैक्ट तमाम टैक्सेस से तमाम जितने इनके चार्जेस होते हैं वो तमाम मिला के जो मैंने उसकी मुकम्मल डिटेल्स आज आपसे शेयर करूंगा कि आपको टोटल कितनी किस्त पे करनी है और किस्त कब कब पे करनी है, आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उनकी डिमांड्स के बारे में भी जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में की हुई है, जो उनकी बैंक की वेबसाइट पे लगी हुई है, और उससे हट के भी जो रियलिटी में आपको पे करना पड़ेगा आज मैं आपको वही बताऊंगा। और मैंने एक दो जो ट्रैक्टर हैं जैसे मिल्लत हो गया और मैसी हो गया, ये 15 से 20 लाख तक की इनकी रेंज है। तो उनमें आपको टोटल कितनी किस्त बनेगी आपकी, और टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, वो भी मैंने ट्रैक्टर के हवाले से और ट्रैक्टर की प्राइस के हवाले से जो है मैंने वो भी बना के आपके लिए रखी हुई है। और वो मैंने बैंक वालों से इन्फॉर्मेशन लेके ही बनाई है। और उसके अलावा जो उसकी ज़्यादा अमाउंट के ट्रैक्टर होंगे वो मैं आपको भी बता दूं कि ये जो दे रहे हैं लोन, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट के होंगे तो ऊपर वाले पैसे आप मिला के आप वो भी ले सकते हैं। तो जब आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेसिकली फिनका बैंक का है, और बाकी जो बैंक होंगे तकरीबन 19-20 का फ़र्क होता है बैंकों की शराइत में भी, और बैंकों की जो लोन देने की कैपेसिटी होती है और लोन लेने की वापस जो अमाउंट होती है उसमें 19-20 का फ़र्क होता है। और मैंने जो इस टाइम ली हुई है ये आपके सामने जो शो हो रहा है ये फिनका बैंक का है। तो ये फिनका बैंक ने जो अपने शराइत में सबसे पहले जो उन्होंने लिखा हुआ है कि हम क्या दे रहे हैं, जो उन्होंने अपने फीचर्स में लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि जी हम क्रेडिट अमाउंट देते हैं 5 लाख से 20 लाख तक रुपए। और वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपकी 20 लाख से ज़्यादा कोई आप 27-28 लाख वाला ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं तो आप ऊपर वाली अमाउंट खुद से भी मिला सकते हैं, लेकिन जो बैंक आपको देगा वो आपको 5 से 20 लाख रुपए तक देगा। उससे ऊपर आप अपनी अमाउंट खुद ही मिलाएंगे। कम से कम बैंक 5 लाख रुपए देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 लाख रुपए देगा। इससे ज़्यादा इसकी जो है ये शराइत हैं, इससे ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं देगा। तो जो रिटर्न भी होगा वो आपको इसी हिसाब से होगा। अगर आप महंगा ट्रैक्टर ले लेते हैं 27 लाख वाला तो वो आपने 27 लाख का नहीं पे करना, वो 7 लाख तो आपने अपना अमाउंट डाली हुई है, आपको 20 लाख के हिसाब से ही रिटर्न करना है बैंक को। टेन्योर जी इनका 1 साल से लेके 5 साल तक है। जितना 1 साल में और 5 साल में होगा, यानी कि जितनी आपकी अमाउंट कम होती रहेगी, जितना आपका टेन्योर कम होता रहेगा, आपका वो जो मार्कअप होता है, जो इंटरेस्ट होता है बैंक का, वो भी कम होता रहता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितने साल में इसको क्लियर करना है। उसके बाद ये वो कह रहे हैं कि हमारी इजी BI एनुअल इंस्टॉलमेंट है कि हमारी ये आसान जो हम कर देंगे आपकी किस्तें। उसके अलावा 10% डाउन पेमेंट है, वो कितनी बनती है 10% डाउन पेमेंट में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अवेलेबल फॉर परचेज ऑफ न्यू एंड ओल्ड ट्रैक्टर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने नया ट्रैक्टर ही लेना है, ट्रैक्टर आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। बैंक आपको ट्रैक्टर नहीं देगा, लेकिन बैंक आपको ट्रैक्टर के लिए लोन देगा। आप ओल्ड लेना चाहते हैं, किसी का इस्तेमाल शुदा लेना चाहते हैं, आपको 7-8 लाख रुपए में मिल रहा है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने नया ही लेना है, 10-15 लाख वाला, 20 लाख वाला, 25 लाख वाला ही लेना है। आपको कहीं से सस्ता मिल रहा है आप वो भी ले सकते हैं।
तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप की मर्ज़ी है आपने कौन सा ट्रैक्टर लेना है, नया पुराना, कहीं से अच्छा मिल रहा है आप वो भी ले सकते हैं। आप उसके मुताबिक ही लोन अप्लाई करेंगे। आपको कहीं से 8 लाख का मिल रहा है, आप 8 लाख का लोन अप्लाई कर दें। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने 20 लाख रुपए का लोन ही लेना है। उसके बाद ये इंस्टेंट एसएमएस सर्विसेज है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आपकी पैसे आए हैं, पैसे गए हैं, उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो आपको बज़रिए एसएमएस ही पता चलती रहेगी। आईबीएफटी फैसिलिटी है और 24 घंटे इनकी कॉल सर्विस है। आप किसी टाइम आपको कोई मसला है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आगे आ जाती है जी मेन चीज़ कि एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, बैंक की क्या, कौन बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेसिकली बैंक ने जो अपनी वेबसाइट पर लगाई हुई है ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो रियल रिक्वायरमेंट जो मुझे बैंक जाके पता चली हैं वो मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ। बैंक कहता है जी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है ट्रैक्टर लोन के लिए उसकी एज 21 से 64 साल के दरमियान होनी चाहिए। 21 साल से कम ना हो और 64 साल से ज़्यादा ना हो एट द टाइम ऑफ लोन अप्रूवल, जब लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो उसके बाद जी वैलिड CNIC होना चाहिए उसके पास, यानी कि शिनाख्ती कार्ड जो होता है उसका। और उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काश्त में। उसके अलावा 1 एकड़ ज़मीन जो है वो उसका मालिक भी हो। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हो एग्रीकल्चर लैंड के भी, जो उसकी काश्त के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी उसके पास होनी चाहिए और 1 एकड़ का वो मालिक भी होना चाहिए। उसके अलावा पर्सनल एंड बिजनेस एड्रेस, यानी कि उसका जो एड्रेस है, जो उसका पता है, वो जिस ब्रांच में अप्लाई कर रहा है उस ब्रांच के अंडर ही वो रहता हो। उसका जो एरिया है वो जिस ब्रांच में अप्लाई कर रहा है वो उसी एरिया का रिहायशी हो। अब एरिया का मतलब ये है कि जो ब्रांच है आपकी वो किस एरिया के अंडर आती है। तो आप जब बैंक में जाके बताएंगे कि मैं फ़लाँ जगह का रिहायशी हूँ तो वो देखेंगे कि ये हमारी ब्रांच के अंडर ही आता है। क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि कई सारे जो बैंक होते हैं उनकी 2-3 ब्रांचेज़ होती हैं। तो अब आपको नहीं पता होगा कि आपका जो एरिया है, आपकी जो रिहाइश है वो कौन सी ब्रांच के अंडर है। तो आप ये उन्हें चीज़ बताइए कि आप वहीं अप्लाई करेंगे जिस ब्रांच के अंडर आप आते हैं। अब जो मैंने बैंक गया और मैंने बैंक से इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बैंक का कहना है कि कम से कम 5 एकड़ ज़मीन उसकी होनी चाहिए। अब ये वो बात है जो रियलिटी है, आपने उसकी वो तो देख ली है जो शराइत बैंक ने पहले बताई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, लेकिन हकीकत में जो बैंक आपसे डिमांड कर रहा है वो कम से कम 5 एकड़ डिमांड कर रहा है। और ये फिनका बैंक ही नहीं, तमाम बैंक ही तकरीबन इस तरीके से ही करेंगे। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह यह है कि बैंक ने अपनी रिकवरी भी करवानी होती है। बैंक को आपको ट्रैक्टर की एक सहूलत तो बैंक आपको दे रहा है, लेकिन बैंक को जो गर्ज़ है वो अमाउंट से गर्ज़ है, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है। और जब भी कोई पैसे देता है तो उसको यही श्योरिटी चाहिए होती है कि मुझे पैसे रिटर्न भी होंगे। तो ये उनकी जो असल शराइत होती हैं वो ये होती हैं, जो वो इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो अमाउंट है उनकी वो रिटर्न भी हो सके। तो 5 एकड़ ज़मीन जो है वो लाजमी होगी। यहाँ पे दूसरी बात जो मुझे बैंक ने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो ज़मीन होती है वो मुश्तरका होती है। अब काफ़ी जो बहन भाई हैं वो उनकी ज़मीन अगर मुश्तरका है, काफ़ी सारे इकट्ठे ही काश्त करते हैं, जो भी उनका अपना सिस्टम है, लेकिन उनकी ज़मीन जो है वो मुश्तरका है, तो ऐसी सूरत में भी 5 एकड़ ज़मीन ही रहेगी। एक भाई की 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, आधा है, तो उनकी मुश्तरका भी अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो वो लोग भी इस ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक्टर एक ही मिलेगा, तो उस मतलब कि 5 एकड़ मिनिमम है। अब उनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो उन पर जो 5 एकड़ ज़मीन होगी मुश्तरका पे उनको वो एक ट्रैक्टर भी दे देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैंक ने बताई वो ये थी कि जो काश्त है वो ठेके पर भी दी हो। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1, काश्त ठेके पे क्यों दी हो कि उन्होंने आपसे रिकवरी भी करनी है, तो आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। यानी कि बैंक को पता हो कि आपका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी काश्त है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। आप कह दें जी कल को काश्त नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने अच्छा रेट नहीं दिया, तो बैंक को इससे लॉस होगा। तो बैंक चाहता है कि आपकी कुछ ज़मीन ठेके पर भी दी गई हो, जिससे एक मुनासिब कीमत भी आ रही हो, आपको वहाँ से मुनासिब ठेका भी मिल रहा हो, ताकि बैंक को श्योरिटी हो कि हमें पैसे जो हैं वो रिटर्न होंगे, हमें हमारी किस्त मिलेगी वक्त के ऊपर। तो ये चीज़ भी इसमें ज़रूरी है कि बैंक ने कहा है कि काश ठेके पे भी हो, लेकिन यहाँ पे दूसरी भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी कि आपको कहीं से किराए वगैरह आते हैं, या आप कहीं जॉब वगैरह है किसी की, वो जॉब वगैरह करता है, उसकी एक अच्छी सैलरी है,
तो वो भी इस हिसाब से जो इनकी किस्त है, जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कितनी पे करनी है और कब कब पे करनी है, तो इसके मुताबिक मुनासिब होनी चाहिए, ताकि बैंक को लगे कि वाकई ये बंदा जो है हमें सिर्फ काश्त के ऊपर जो है, इसकी ज़मीन जिसके लिए ट्रैक्टर ले रहा है सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि और तरीके भी हैं, इसके ज़राए आमदन है और भी हैं, तो ये हमें उसकी पे कर सकता है। तो उसके दो तरीके हैं, या आपकी कोई ज़रिया आमदन और भी हो, या फिर आपने जो कुछ ज़मीन है अपनी वो ठेके के ऊपर भी दी हो। अब वो जो 5 एकड़ आपकी ज़मीन है, अगर आपने उसमें से भी ठेके पे दी हुई है, यानी कि आप 2 एकड़ के ऊपर काश्त कर रहे हैं और 3-4 एकड़ अलहदा जो आपने ठेके के ऊपर दी हुई है, तब भी आपका चलेगा, तब भी आप इसके अहल हैं ट्रैक्टर लेने के लिए। उसके बाद ही मैंने उनसे पूछा था कि जो बैंक आपके पास लोग आएंगे ट्रैक्टर के लिए, आप उनसे और किस चीज़ के चार्जेस लेंगे। जो होता है काफ़ी सारे बैंकों में, जब आप गाड़ी वगैरह के लिए किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी फ़ाइल तैयार करनी है, आपकी फ़ाइल के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि 15,000 रुपये जो है वो अपने दिमाग में रखें कि 15,000 रुपया जो है आपका इंश्योरेंस की फ़ाइल जो बनेगी, और जो हमारी बैंक की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी, तो 15,000 रुपया फ़ाइल की फ़ीस भी होगी। ये भी वो खर्चे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं तकरीबन आपको ये तमाम यही खर्चे बता रहा हूँ, इनके अलावा और कोई ख़र्चा नहीं है, क्योंकि मैंने उनको इस तरह से ही बताया कि मुझे आप इस तरह से ट्रीट करें कि मैं आपसे ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूँ, तो मुझसे आप क्या क्या डिमांड करेंगे, ताकि वही मैं अपने किसान भाइयों को, जो भाई ये ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, उनको ये बताऊँ, ताकि उनको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए जब वो बैंक में जाएँ कि हमें क्या क्या चीज़ देनी पड़ेगी, क्या क्या हमसे डिमांड की जा सकती है, और नंबर सबसे ज़रूरी जो चीज़ कि हमारा कितना ख़र्चा होगा। उसके बाद जी उन्होंने बताया कि जी फ़र्द जो है वो हसूल कर्ज़ा के लिए आप निकलवाएंगे, वो भी उनकी डिमांड में है कि हसूल कर्ज़ा के लिए आप अपनी ज़मीन की फ़र्द निकलवा के वो बैंक को देंगे। ये वो चीज़ें हैं जो बैंक ने मुझे बताई हैं। अब एक मैसी का और मिल्लत के जो ट्रैक्टर होते हैं, इनकी मैंने रेंज वगैरह चेक की अपने भाइयों के लिए, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपकी कितनी किस्त बन सकती है, और मैंने कैलकुलेट किया और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपकी जो किस्त है वो कितनी बनेगी, और आपने किस किस तरीके से जो है वो उसको पे करना है और कब कब पे करना है। और ये चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो ऊपर वाली शराइत हैं, ये जो सारी बैंक ने बताई हुई हैं, ये सारी इसके अलावा जो मैंने आपको ख़र्चे बताए हैं, इनके अलावा और कोई ख़र्चा नहीं है, किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है, यही ख़र्चे हैं। अब ये भी एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे जानना कि आपको ये भी, जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक से कोई चीज़ शराइत पे, उनकी शराइत पे आप कोई चीज़ लेते हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखते कि कौन से बैंक की शराइत जो हैं वो ज़्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि तमाम बैंकों की शराइत जो हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ इस तरह से लेने जाएँ, तो आप सिर्फ ये चीज़ देखा करें कि आपके लिए क्या आसानी है। अगर आपके लिए ये चीज़ आसानी है तो इसका मतलब वो शराइत आसान है, अगर आपके लिए आसानी नहीं है तो वो शराइत आसान नहीं है, क्योंकि आपने पे करना है। आप अपने आप को देखेंगे, आप किस तरीके से ईज़िली पे कर सकते हैं। अगर आप, जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, अगर आप इसके मुताबिक पे कर सकते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, और अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप रहने दीजिए, आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेन चीज़ जो देखनी है वो अपनी आसानी देखनी है कि आया आप पे कर सकते हैं, इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये इसमें जो इनकी मार्कअप है, ये भी मैं आपको बता दूं कि 22% मार्कअप है, और 22% मार्कअप कितना बनेगा ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। 22% इनका मार्कअप होगा, जितना आप लोन निकलवा रहे होंगे उसके मुताबिक 22% आपने इजाफी रिटर्न करना होता है। अब ये अगर मैंने दो यहाँ पे निकाले हैं ट्रैक्टर, अगर आप 15 लाख वाला और 20 लाख वाला जो है, तो 15 लाख वाला ट्रैक्टर जो है उस पर अगर हम 22% इसका मार्कअप निकालते हैं तो ये बनता है 3,30,000 रुपये। अब 15 लाख रुपए का 22% बना 3,30,000 रुपये, यानी कि टोटल जो 15 लाख वाला आपका ट्रैक्टर आप लेंगे वो आपको मिलेगा 18,30,000 रुपये में। 18,30,000 रुपये में आपने इसकी करनी है 10% डाउन पेमेंट, यानी कि जो आपने डाउन पेमेंट होता है जब आपने बैंक से लेने जाना है, ट्रैक्टर लेने जाना है, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी तो वो तो अलहदा बनेगी, लेकिन उसकी जो टोटल मालियत होगी उसका आपको 10% पे करना होगा। अब 15 लाख वाला अगर ट्रैक्टर है तो उसकी टोटल जो मालियत होगी वो 15 लाख नहीं होगी, बल्कि 22% उसके मार्कअप को उसमें शामिल किया जाएगा, और उसकी 10% जो है वो आपने पे करनी है। तो 15 लाख वाले ट्रैक्टर की 3,30,000 रुपये, इसमें अगर 22% मिलाया जाए तो 18,30,000 इसकी बन गई कीमत, और इसकी डाउन पेमेंट बन गई 1,83,000 रुपये। अब 1,83,000 रुपये जो है वो 18,30,000 रुपये में से आपने निकाल देने हैं, क्योंकि वो आप 10% डाउन पेमेंट के जो है वो पे कर चुके हैं।
1,83,000 रुपये। पीछे आपका बनता है 16,47,000 रुपये जो आपने बैंक को देने हैं 5 साल टेन्योर में। अब 5 साल टेन्योर में अगर आप देंगे और ये आपने देने हैं, हर महीने नहीं देने, बल्कि आपने ये 16,47,000 रुपये जो आपके बने हैं ये आपने हर 5 से 6 महीने बाद जो पेमेंट होगी ये होगी आपकी हर 5 से 6 महीने के बाद। तो हर 5 से 6 महीने बाद, यानी कि अगर आप 5 साल की इंस्टॉलमेंट इसकी करवाते हैं तो हर 5 से 6 महीने के बाद जो आपने 16,47,000 की आपने जो किस्त पे करनी है वो किस्त बनेगी 1,64,700 रुपये। 1,64,700 रुपये हर आपने 6 महीने बाद 1 साल में 2 दफ़ा आपने इसको जमा करवाना है और 5 साल में आपकी ये बन जाएंगे 16,47,000 रुपये बन जाएंगे आपके ये 5 साल के, जो आप 1,64,700 रुपया हर 6 महीने बाद जमा करवाएंगे। इसी तरीके से जो आपकी किस्त बनेगी 20 लाख रुपए वाला अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं, और 20 लाख से ज़्यादा अमाउंट ये लोग दे भी नहीं रहे, कोई भी बैंक आपको नहीं दे रहा, फिनका बैंक तो बिल्कुल नहीं दे रहा क्योंकि ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ, और बाकी बैंक भी ऐसे ही होंगे। तो जो अगर आप 20 लाख वाला ट्रैक्टर लेते हैं तो 20 लाख पे जो अगर आपका 22% मार्कअप अगर इस पे बीच में शामिल किया जाए तो वह बनता है 4,40,000 रुपये। अब 4,40,000 रुपये अगर 20 लाख रुपए में मिलाएं तो ये बनता है 24,40,000 रुपये का आपका ट्रैक्टर, जिसकी कीमत होगी 20 लाख रुपए। उसकी अगर आप 10% डाउन पेमेंट निकालेंगे तो ये बनेगी 2,44,000 रुपये। उसकी 10% डाउन पेमेंट जो आपने उस वक्त मौके पर अदा करनी है, जब आप इसको अप्रूव मिल जाएगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के बाद, उस वक्त इसको आपने देना है, उससे पहले आपकी कोई नहीं है। ये आपने जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे, आपकी फ़ाइल वगैरह सारी हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, उसके बाद आपने 2,44,000 रुपये अब मौके पर देने हैं। अब 2,44,000 रुपये जब आपने मौके पर दे दिए थे तो 24,40,000 रुपये में से इसको निकाल देंगे तो आपकी अमाउंट बनेगी 21,96,000 रुपये। 21,96,000 को सेम उसी तरीके से आपने 5 साल टेन्योर पर यानी कि 10 पे तकसीम कर देना तो आपके बन जाएंगे 2,19,600 रुपये जो आपने देने हैं हर 6 महीने के बाद। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आपको इसमें क्या आसानी है। ये टोटल इसके ख़र्चे हैं जो बैंकों के हैं। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप अपना ट्रैक्टर निकलवाएं, अगर किसी को मुश्किल लगता है तो वो ना निकलवाए, और किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट में करे, मैं उसको फ़ौरन से जवाब दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।